ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल की कक्षा में हमने ईवीएस पर्यावरण में पढ़ा था पाठ 10 समुद्र तटीय मैदान। आप इसी पाठ को हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। कल पढ़े थे हमने पूर्व तटीय मैदानों का अध्ययन किया था, आज हम करेंगे पश्चिम तटीय मैदानों का अध्ययन। आप पश्चिम तटीय मैदान देखिए, मैंने कल आपको बताया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आप पढ़ चुके। आप इसके बाद देखिए, कल वाला एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूं मैं। ये देखिए, मैंने आपको बताए थे कुछ बंदरगाह, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोलकाता। ये बंदरगाहों के बारे में पढ़ा था हमने, ये 3 बंदरगाह हैं। और उसके बाद कोरमंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम इस मैदान के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिम तटीय मैदानों के बारे में। अब देखिए, पश्चिम तटीय मैदान ये भी जल से घिरा हुआ है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, कुछ प्रमुख बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, जो गुजरात वाला हिस्सा जो टच होता है वो कच्छ की खाड़ी वाला है, और कन्याकुमारी जो नीचे हमारे भारतीय नक्शे में सबसे लास्ट पॉइंट है श्रीलंका के पास, वहां तक फैला हुआ है ये हिस्सा। और इसकी एक विशेषता और है, इसका जो उत्तरी भाग है जो ऊपर की तरफ पड़ता है वो चौड़ा है, और नीचे आते तक ये सकरा हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। दक्षिणी भाग इसका सकरा है, उत्तरी भाग चौड़ा है। अब तीसरी इसकी प्रमुख और विशेषता है पश्चिम तटीय मैदान की कि ये कहां से शुरू होता है। इसके 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है रचना के आधार पर। 3 भागों में पहला भाग जो है उत्तरी भाग, वो गुजरात वाला जो तट है, जो गुजरात का कच्छ वाला हिस्सा है वो कहलाता है इसका उत्तरी भाग। और जो दूसरा बीच का मध्य भाग है वो कहलाता है कोंकण मंडल। कौन सा कहलाता है? कोंकण मंडल। पहला गुजरात तट, दूसरा मध्य भाग कोंकण तट, और तीसरा है दक्षिणी भाग जिसे मालवर तट कहा जाता है। ये और हिस्सा आके नीचे की तरफ और भी पतला और सकरा हो जाता है। ये 3 भागों में विभक्त किया गया इस तट को। कौन से तट को? पश्चिम तटीय मैदान को। पहला हिस्सा कच्छ वाला गुजरात तट, दूसरा हिस्सा मध्य भाग कोंकण तट, तीसरा हिस्सा दक्षिणी भाग मालवर तट। अब चौथी इसकी विशेषता और क्या है कि जब समुद्र तटीय मैदान है, इतनी उपजाऊ भूमि है, तो फसलें भी बहुत सारी होंगी। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, नारियल, गन्ना, केला और तंबाकू है। और उसमें भी कपास की फसल सबसे ज्यादा होती है गुजरात तट पर। गुजरात में कपास का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में और यहाँ की जलवायु में वो पर्याप्त नमी या धूप या गर्मी या मौसम उसके अनुकूल है। मिट्टी में वो खनिज लवण उपलब्ध है जिसपे ये फसलें अधिक होती हैं। और मुख्य रूप से इस तट पर कौन कौन सी फसलें होती है? चावल, नारियल, गन्ना, केला, तंबाकू। और गुजरात तट पर मुख्य रूप से जो इसके उत्तरी भाग में है वहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है, कपास की फसल बोई जाती है। अब देखिए, इसकी 5वीं विशेषता क्या है इस तट की कि यहाँ पर कौन से बंदरगाह हैं। जैसे हमने पूर्व तटीय मैदानों में 3 बंदरगाह पढ़े थे कल, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम। यहाँ के प्रमुख बंदरगाह है कांडला, मुंबई और कोचीन। ये 3 प्रमुख यहाँ के बंदरगाह है। कौन से? कांडला, मुंबई और कोचीन। इनसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्य किया जाता है। यह भी व्यापार कार्य में बहुत ही सहयोगी है, और विदेशों से माल लाने ले जाने का कार्य भी इन बंदरगाहों से किया जाता है। चौथी विशेषता और है कि नमक बनाया जाता है, क्योंकि नमक बनाने के लिए खनिज युक्त पानी चाहिए, और समुद्र का पानी खाली होता है, खनिज युक्त होता है, लवण युक्त होता है। और उस लवण युक्त पानी को बड़े बड़े से जो खेत हैं या सूखे, उसमें पानी क्यारियां बनाकर, होज बनाकर सूखने के लिए रख जाता है, जिससे प्राकृतिक रूप से नमक तैयार किया जाता है। आजकल तो फैक्ट्रियां और कल कारखाने भी लगे हैं जिनसे नमक बनाना व उसकी साफ सफाई और पैकिंग का कार्य किया जाता है। इस तरह से नमक उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। तो अब इसकी एक बार मैं 6 विशेषताएं जो मैंने पाठ के आधार पर बताई आपको प्रमुख एक बार वापस रिवाइज कर रही हूँ। पहले ये तट है कैसा? पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दूसरी, उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग सकरा है। उत्तरी भाग गुजरात तट, दूसरा कोंकण तट, और दक्षिणी भाग कहलाता है इसका मालवर तट। इस तट को 3 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। और यहाँ की मुख्य फसलें हैं चावल, नारियल, गन्ना, केला, तंबाकू। गुजरात और तट की है कपास। ये मुख्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला, मुंबई और कोचीन। और यहाँ का एक मुख्य उद्योग नमक भी है, और बाकी विदेशों से सामान लाने ले जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्य
में सहयोग देते हैं हमारे यहाँ इस तट के बंदरगाह, जिस तरह से पूर्व तटीय बंदरगाह हमारे व्यापार कार्य के लिए बहुत ही सहयोगी है। आप उचित विकल्प के कुछ प्रश्न देखिए। आज मैंने आपको अभी 3 क्लास वर्क में करवा रही हूँ। देखिए, समुद्र तट की लंबाई कितनी है? कल की कक्षा में पढ़ा था हमने, कितनी है? 10,000 गलत है, 8,000 गलत है, 6,000 किलोमीटर कल पढ़ा था हमने। कितनी है? 6,000 किलोमीटर। गुजरात तट की मुख्य उपज मैंने बताया आपको अभी यहाँ पर, गुजरात तट की मुख्य उपज क्या है? कपास। कौन सी फसल है? कपास। गन्ना राजनल बोया जाता है पश्चिमी तट पर, लेकिन हमने यहाँ गुजरात तट की मुख्य फसल का बताना है, उपज बतानी है। क्या उत्पादन होता है? कपास का। अब सागर से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? महाद्वीप तो मैंने बताया नहीं, द्वीप, क्योंकि चारों ओर जिस भूभाग पे पानी होता है, चारों ओर जो भूभाग जल से घिरा रहता है वो कहलाता है द्वीप। वो क्या कहलाता है? द्वीप। अब ये हमने पढ़े आज विकल्प और पश्चिम तटीय मैदान के बारे में। ये 3 विकल्पों के अतिरिक्त एक विकल्प और है अधिक स्थान, वो आप गृह कार्य में करेंगे। अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दे रही हूँ और उनको आपको गृह कार्य में CW भी करेंगे। ये वाले प्रश्न जो विकल्पात्मक प्रश्न मैंने 3 कराए हैं, और घ विकल्पात्मक प्रश्न और रिक्त स्थान, ये आपको होमवर्क डाल के करना होगा। और ये 3 विकल्पात्मक प्रश्न आपको CW में करने होंगे। ठीक है, आज की डेट डालकर 4 तारीख का कार्य है। आप देखिए SW गृह कार्य 8-10, इसी तरह से हेडलाइन डालिएगा। एक विकल्प रह गया है हमारा, इसमें से घ वाला 3 कर लिए थे क्लास वर्क में। अब घ वाला विकल्प देखिए, भारत का दक्षिण भाग समुद्र से घिरा है। कितनी ओर से घिरा है? कल की कक्षा में पढ़ा था हमने, 3 ओर से। कितनी ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर से। कितनी ओर से घिरा हुआ है? अब इसमें देखिए सही विकल्प क्या है? पहला है दोनों ओर से, ये गलत है। ये विकल्प सही नहीं है। दूसरा विकल्प है हमारा 3 ओर से, तो ये विकल्प क्या है? सही। 3 ओर से घिरा हुआ है ना भारत का भूभाग, समुद्र तटीय मैदान 3 ओर से, जिसकी लंबाई 6,000 किलोमीटर है, और चारों ओर से, तो ये भी गलत है। अब करेंगे हम विस्तार। सही उत्तर मैंने निशान लगा दिया है, ये दूसरा वाला। अब देखिए आप इसके बाद रिक्त स्थान, प्रश्न 2 रिक्त स्थान भरेंगे। सही उत्तर रिक्त स्थान में भरना होगा। अगर पाठ समझ में आ जाए तो हेल्पिंग बॉक्स की भी जरूरत नहीं है, सहायता कुंजी की भी। आप सबसे पहला रिक्त स्थान देखिए, चारों ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? द्वीप। ना भारत तो 3 ओर से घिरा है, तो इसलिए प्रायद्वीप है। चारों ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। ख वाला देखिए रिक्त स्थान, चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। क्या कहलाता है? कोरोमंडल। कल समझाया था मैंने। चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच का तट
कोरोमंडल कहलाता है। अब इसका ग वाला रेगिस्तान देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि ये चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं इसलिए द्वीप है। ये कौन से हैं, कहां पर है ये स्थित, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं, इसीलिए समूह में, समूह का मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, पास पास है, बीच बीच में उनकी जल राशि है, जल है। आप देखिए इसका लास्ट वाला घ वाला रेगिस्तान मैं वो यहाँ लिख रही हूँ मिटा करके, आपके पास वीडियो रहेगा उसको आप प्ले करके वापस इसको देख सकते हैं। घ वाला रेगिस्तान अगर रह जाता है आपका लक्षद्वीपों का समूह। लक्षद्वीप क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है। समूह का मतलब तो जानते हैं ना, कलेक्टिव, एक जगह एकत्र होना। जब तो बहुत सारी चीजें पास पास होती हैं वो एक समूह बना लेती है, ग्रुप बना लेती हैं, वो कहलाता है समूह। और लक्षद्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, जैसे समुद्र में जल होता है उसके अंदर भूभाग, छोटे छोटे से भूभाग दिखते हैं। इस क्लास को द्वीप के बारे में और ये अंडमान निकोबार के बारे में मैं आपको कल की कक्षा में कंटिन्यू समझाऊंगी। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।